सुप्रभात प्यारे बच्चों। 9th क्लास के सभी बच्चे आज अपनी पुस्तक कृतिका से अध्याय 4 देखेंगे, जिसका नाम है माटी वाली। माटी वाली अध्याय जो है उसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। कौन है बेटा? विद्यासागर नौटियाल। ध्यान से पढ़ेंगे पाठ को ताकि बात सारी समझ में आ जाए। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर जिसे हम कनस्तर बोलते हैं, माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हों। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे। किराएदार उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। आगे देखे बेटा। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान नहीं है। जहाँ से माटी खोद कर लाते हैं उसको माटा खान कहते हैं। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल टिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। टिल्ले बोलते हैं बेटा, जैसे कपड़े से जब हम जानते हैं, आप तो इंडवा बोलते हैं उसको। ऐसे गोल गोल करके अपने सिर पे रख के उसके ऊपर वह उस बोझ को उठा लेती थी। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे टिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोल दिया और उसे सीधा कर दिया। फिर एक हरा
इकहरा मतलब उसकी तह को खोल लिया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सिकुड़ने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोकर मन को दबाकर, अपनी इच्छाओं को दबाकर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी। उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालात में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही असक्त बुझी हुई कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। बूढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं, झोंपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज
में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है, मतलब बदले में उसका काम करना पड़ता है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए। अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद 1.5। अब उसे ज्यादा नहीं पछता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद में क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। जिसके पास वह एक झोपड़ी थी और वो माटा खान था, उसमें पानी भरकर उसका सारा मतलब कमाने की रोजी रोटी, रहने का स्थान उजड़ जाता है। तो क्योंकि बुढ़िया का कहना है कि गरीब आदमी के पास करने खाने कमाने के लिए बस अपनी मजदूरी होती है और कुछ नहीं होता, इसीलिए वह कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। शमशान के बराबर ही है, उसके जो जीवन होता है वह एक शमशान के बराबर होता है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, इसी अध्याय के आप प्रश्न उत्तर देखेंगे। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? उत्तर देखें बच्चों। शहरवासी माटी वाली तथा उसके कंटर को इसलिए जानते होंगे कि लाल मिट्टी की जरूरत चूल्हे चौके की लिपाई के लिए हर घर की थी। पूरे टिहरी शहर में घर घर में लाल मिट्टी देने का काम करने वाली वह अकेली थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इसलिए उसके ग्राहक थे। चूंकि उसका कनस्तर बिना ढक्कन का था जो ऊपर से खुला रहता था, इसीलिए लोग उसके कनस्तर को भी पहचानते थे। आगे देखें। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। क्यों नहीं था बेटा? सुने। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह हर दिन सुबह उठकर माटा खान जाती और फिर शाम तक उसे माटी को मतलब किसे बेचती? माटी को। फिर घर आकर उसे अपने और बुढ़े के लिए भोजन भी बनाती। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? बड़ा खास प्रश्न है। इस बात का आशय है जब मनुष्य भूखा होता है तो उसका
विशेष ध्यान भूख मिटाने पर लगा होता है, ना कि वह स्वादिष्ट भोजन की खोज करता है। यानी भूख लगे होने पर भोजन की मिठास नहीं देखी जाती, भूख खुद ही भोजन में मिठास पैदा कर देती है। रूखा सूखा कैसा भी हो वो हमें अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने में मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार बताइए। उत्तर देखें। पूर्वजों द्वारा दी गई चीजें विरासत में हमें मिलती है ना। मालकिन को पीतल के बर्तन विरासत में मिले थे और वह उन्हें बहुत संभाल कर रखती थी, चूंकि उसके मन में विरासत के प्रति आदर, सम्मान और प्रेम की भावना थी। चूंकि उसे पता था कि पूर्वजों ने उन चीज़ों को कड़ी मेहनत और अभाव में खरीदा है, विरासत की चीज़ें उसके लिए अनमोल थी। प्रश्न नंबर 5 देखें। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। उत्तर देखें बेटा। माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है, उसके अपने इसे बुढ़े के पति का पेट भरना होता है। इसीलिए वह किसी घर में मिली रोटियों को गिनती और अपने पति के लिए भी बचा कर लाती, ताकि उसका पेट भी भर सके। प्रश्न नंबर 6। आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है बेटा। बुढ़े पति के अलावा माटी वाली का कोई अपना नहीं था। वह अभावग्रस्त जीवन जी रही थी, जिस कारण वह अपने बीमार पति के लिए अच्छे भोजन नहीं जुटा पाती थी। परंतु उस दिन वह अपने पति के लिए 3 रोटियां बचा कर ले जा रही थी। उसने अपनी आमदनी से प्याज भी खरीदा था। उसने सोचा था कि वह घर जाकर सब्जी बनाएगी और अपने पति के सामने परोसेगी। आज उसके पति को रूखा सूखा नहीं खाना पड़ेगा। अपने पति के प्रति ये सोच माटी वाली के असीम स्नेह और कर्तव्यों को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 7। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखें बेटा। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि गरीबों का घर नहीं छीनना चाहिए। एक दिन जब माटी वाली मजदूरी कर घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके पास कोई अपना नहीं था। उसे अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता थी। चूंकि बाढ़ के कारण बांध जो बंधा था वहाँ पर, उसके कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके थे। उसके लिए अब घर भी शमशान के समान लग रहा था। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर देखें बच्चों। नागरिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसना विस्थापन कहलाता है। यह लोगों पर विपत्ति आने के कारण होता है, जैसे भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, बांध के लिए, बिजली परियोजना के लिए। आज के समय में विस्थापन एक प्रमुख समस्या है। यह लोगों के विकास को अवरुद्ध करने के साथ देश के विकास को भी काफ़ी हद तक रोकती है। यह लोगों से उनका कमाने का जरिया, उनका घर जमीन छीन लेती है। उनके बच्चों के विकास को यह बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। हमारे सामने विस्थापन के कारण हुए विरोधों के उदाहरण हैं, जैसे नर्मदा आंदोलन। हमें इस समय इस विषय ध्यान पूर्वक सोचना चाहिए कि क्या हमारा विकास उन गरीबों और असहाय वर्ग के घरों मकानों पर होगा। इसीलिए हमें उस समस्या को पैदा नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस अध्याय का कार्य आपको करवा दिया गया है। आप अच्छे से अपनी नोटबुक पर करेंगे। और एक बात और है, अब इस बुक के भी आपको 4 लेसन करवा दिए गए हैं।
9th क्लास में कीर्ति का बुक के 4 लेसन करवा दिए गए हैं। सभी बच्चे अच्छे से अपनी कॉपी पर उतारेंगे। धन्यवाद।